देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे थे वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो बेसिकली है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स हैं, इसके दो पार्ट है बेसिकली। जो पहला वाला पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एटम के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स पूरी में एटम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पहले वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स के इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट के बारे में। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स के पहले पार्ट में। और जो मॉडर्न फिजिक्स का सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें आपका जो आता है वो कौन सा है? न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का सेकेंड का जो पार्ट है उसका है, स्टार्टिंग का है। आधुनिक भौतिकी जिसको हम कहते हैं उसमें से दूसरा वाला पार्ट है। मतलब इसमें केवल और केवल एटम के बारे में न स्टडी करके एटम के अंदर वाले जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। ठीक है, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। जबकि इसके अंदर हम जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला वाला पार्ट था, इसमें हमने किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी बातें चलेगी वो केवल और केवल किसकी चलेगी? नाभिक की चलेगी, न्यूक्लियस की चलेगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब देखो, कोई भी मान लो जो एटम है आपके, ठीक है, उस एटम के अंदर होगा क्या क्या? उस एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा अंदर एक पूरा का पूरा, और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? और रहेगा आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर क्या करेगा? ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्लियर है मेरी बात? तो अपन जो पढ़ने वाले हैं, मेन जो अपना पर्पज है वो किसका है? न्यूक्लियस का है। अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। अपना जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरी की पूरी जो चीजें रहेगी वो किसकी रहेगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो नाभिक के अंदर ये अपने को चीजें को पता है कि नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। इनको हम मिक्स और सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं मान लो नाभिक के अंदर, तो वो सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक परबल नाभिकीय बंध से बंधे रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एटम है, उसमें 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं। इसका मतलब उसमें न्यूक्लियॉन कितने हैं टोटल? मैंने क्या कहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। इसका मतलब टोटल 7 उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियन होंगे। क्लियर है मेरी बात? आ रही समझ में? ठीक है, अब देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका लगता है परबल नाभिकीय बल। कौन सा लगता है? परबल नाभिकीय बल। इसका पूरा नाम अगर कहें तो परबल नाभिकीय आकर्षण बल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति है, जो नेचर है वो हमेशा कैसी होती है? आकर्षित करने वाली। बोलते हैं इसको परबल नाभिकीय बल ही है, लेकिन इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? आकर्षण का होता है, ना कि प्रतिकर्षण का होता है। अब मुझे बताओ, परबल नाभिकीय बल जो होता है वो हमेशा लगेगा किसमें? न्यूक्लियस में। पहली बात तो किसमें लगेगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में किन किन के बीच लगेगा? तो सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। अच्छा, एक बात और, जो परबल नाभिकीय बल होता है ये बल क्या करता है? ये कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगाओ, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगाओ, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूं कि भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तीनों में जो ये नाभिकीय बल है ये सेम लगने वाला है। इसका मतलब ये आवेश के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। आवेश कितना भी, ये तो हमको पता है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? कोई चार्ज नहीं होता। कि कैसा चार्ज है? बिल्कुल जीरो होता है। न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। पता है ना ये वाली बात? तो इसका मतलब इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, फिर भी नाभिकीय आवेश काम कर रहा है। यहां पर चार्ज है, यहां पर नहीं है, फिर भी नाभिकीय आवेश काम कर रहा है। यहां पर
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, फिर भी काम कर रहा है। अगर मैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो भी नाभिकीय आवेश बल तो लगेगा। इसका मतलब जो नाभिकीय आवेश बल है ये एक कंडीशन ये है कि ये चार्ज पर निर्भर नहीं करता, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, सब पर बराबर मात्रा में लगता है। जितना इस पे लगेगा उतना ही उस पे लगेगा। अब एक सवाल आता है, सर नाभिक के अंदर ये जो बंधे हुए रहते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक है, जो एटम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हुए रहते हैं, उसमें एक बात ये निकल के आती है कि इसमें प्रोटॉन भी तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो क्या लगना चाहिए? प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कूलाम का नियम जो है, वो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि साहब दो कोई चार्ज है ना, वो दो चार्ज कहीं पर भी रखे हैं तो उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा। अब डिपेंड करेगा वो चार्ज है कैसे। अगर वो दोनों समान नेचर के हैं, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं, या दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव, तो उन पर लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। और दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों कौन? आकर्षण। इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन है तो कूलाम के नियम के अनुसार इनमें विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार। लेकिन होता क्या है, तो फिर ये बंधे क्यों रहते हैं? ये क्यों है इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं और ये बंधे हुए रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं या आपस में बहुत टाइट बंधे हुए रहते हैं। तो उसका रीजन ये है परबल नाभिकीय बल। जो नाभिकीय बल जो होता है वो इन सब को आपस में किया हुआ रहता है, बांधे हुए रखता है। क्लियर है मेरी बात? और खास बात, नाभिकीय आवेश बल हमेशा 10⁻⁻15 मीटर जो है वहीं तक काम करता है साहब। 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम क्या कहते हैं? 10⁻⁻15 मीटर को, इसको हम कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? फर्मी। इसका मतलब अगर फर्मी कोटि की रेंज में ही कौन काम करता है? नाभिकीय बल काम करता है। जो आपका परबल नाभिकीय बल है ये बहुत ही अल्प परास में काम करता है। क्या सर, क्या यहाँ पर ये स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल काम नहीं कर रहा? क्या यहाँ पर स्थिर वैद्युतिक बल काम कर रहा है, लेकिन ये डोमिनेटिंग होता है। कौन सा? नाभिकीय आवेश बल। क्यों डोमिनेटिंग होता है? क्योंकि ये बहुत ही अल्प परास के लिए काम करता है, बहुत ही कम परास के लिए काम करता है। 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पर। अच्छा, आप मान लो बाहर बात करो चार्ज की 10⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम में अगर बात करो ना, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। कौन सा बल काम नहीं करेगा? आपका परबल नाभिकीय आवेश, ये परबल नाभिकीय बल काम नहीं करेगा। ये केवल तभी काम करेगा जब आपने रेंज कितनी चुनी हो? 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी मीटर में। क्योंकि नाभिक की जो नाभिक का घेरा होता है ना, वो इतना ही होता है। तो इसी परास में, इसी रेंज में वो काम करती है। कौन? ये बल, ये फोर्स। इसका मतलब हमने क्या चीज सीखी? हमने एक चीज ये सीखी कि ये नाभिकीय आवेश बल, ये जो नाभिकीय बल होता है ये आपके आवेश पर निर्भर नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये बहुत ही अल्प परास का बल होता है। कैसा बल होता है? अल्प परास का। इतनी ही परास में काम करता है, 10⁻⁻15 की परास में। आ रही बात समझ में? अच्छा, और क्या बात है इसकी खास बात सर? और ये बात है कि जी प्रोटॉन प्रोटॉन हो। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो परिणामी नाभिकीय आवेश बल है ना, वो कम लगता है। कैसे? वो देखो, मान लो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन है। इस पर नाभिकीय आवेश बल मैंने मान लिया कितना लग रहा है? 100 लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 लग रहा है। यूनिट की बाद में बात करेंगे। तो जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा। कितना लगेगा साहब? 100 लगेगा। और प्रोटॉन और प्रोटॉन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ताकि प्रोटॉन पे भी कितना लगेगा? 100 ही लगेगा। लेकिन प्रोटॉन पे एक फोर्स और काम कर रहा है। कौन सा? स्थिर वैद्युतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोटॉन को क्या करेगा? आपस में रिपेल करेगा एक दूसरे को।
तो अगर 100 लग रहा है तो इसकी वैल्यू मतलब जो नाभिकीय बल होता है उसका मान स्थिर विद्युत बल से 100 गुना ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ पर 100 लग रहा है तो ये जो स्थिर विद्युत बल एक ही लग रहा होगा, और ये बाहर की तरफ लग रहा है और ये अंदर की तरफ लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है इस पे 99 लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो परिणामी नाभिकीय बल होता है उसका मान कम होता है। लगता नाभिकीय बल तो 100 ही है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन वाले थोड़ा सा क्या करते हैं, आपस में रिपेल कर देते हैं, इसलिए जो परिणामी नाभिकीय बल होता है उसका मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई? लिखो साथ साथ में लिखो, मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखो, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन बराबर 7 न्यूक्लियॉन। 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन यानी तो कुल कितने हो गए, 7 न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल परबल नाभिकीय बल होता है। बांधे रखने वाला बल परबल नाभिकीय बल होता है। परबल नाभिकीय बल होता है जो केवल तभी कार्य करता है, जो केवल तभी कार्य करता है जब कणों के बीच की दूरियां, जब कणों के बीच की दूरियां 10⁻⁻15 मीटर ब्रैकेट में लिख लो फर्मी कोटि की होती है। फर्मी कोटि की होती है, ब्रैकेट बंद है ना, फर्मी ब्रैकेट बंद कोटि की होती है, फर्मी कोटि की होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, परबल नाभिकीय बल, परबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। परबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन, अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच समान लगता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच समान लगता है, लेकिन थोड़े से विद्युत स्थिति की प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन थोड़े से विद्युत स्थिति की प्रतिकर्षण के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, विद्युत स्थिति की प्रतिकर्षण के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच परिणामी आकर्षण बल का मान, परिणामी आकर्षण बल का मान, परिणामी आकर्षण बल का मान कम हो जाता है।
लिख लिया। अब देखो, एक होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो है इसको किससे दिखाते हैं हम? ए से। किसे दिखाएंगे? ए से। ये क्या होती है? ये होता है आपके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए बराबर जेड प्लस एन। ठीक है, तो ये होगी क्या बेसिकली? जेड यहाँ पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। और एन यहाँ पर लिख लो साथ साथ में। एन यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो Z है आपका, परमाणु क्रमांक है 8 और न्यूट्रॉन है उसमें 8, तो आपके A का मान कितना होगा? 8 + 8 = 16। और इसकी यूनिट क्या होती है? ये होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ऑक्सीजन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 16 AMU। एग्जैक्टली 16 नहीं होती है, इन प्रैक्टिकली अपन देखें तो 15.9999 हो सकती है या 16.00001 हो सकती है। हम पूर्णांक में लेके चलते हैं हमेशा, तो 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखिएगा, अब 3 केस आते हैं अपने पास में। एक, जब भी नाभिक में कभी भी आपको ऐसे दिख जाए कि आपके जो प्रोटॉनों की संख्या है या मैं बोलूं परमाणु क्रमांक, सीधी सी बात, परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो या जिनका क्या समान हो? परमाणु क्रमांक समान हो, उनको हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं उनको? बताओ। समस्थानिक। क्या नाम देते हैं? समस्थानिक। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। लिखो ये वाली लाइन, लिखो पहले में लिखो, जिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर हो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, समस्थानिक। है ना? इसका एग्जाम्पल लिख लो आप। कार्बन में 6C12 है और आपके कार्बन का ही जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है 6C14। ये दोनों आपस में क्या है? समस्थानिक है, क्योंकि दोनों के परमाणु क्रमांक है वो समान है, 6-6। दूसरा लिखो, वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या A समान हो। क्या समान हो? जिनमें द्रव्यमान संख्या, उनको हम क्या कहते हैं? संभारिक। बिल्कुल, इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो साथ साथ में। ए समान करना है ना, तो कैल्शियम का ले लो, बहुत फेमस है, 14, और एक आर्गन 18,
40। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? समभारिक हैं। एग्जाम्पल लिख लो। तीसरा लिखो, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो। इनको क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहेंगे? हैं? सम न्यूट्रॉनिक। हिंदी में कोई नाम नहीं होता, इंग्लिश में होता है आइसो न्यूट्रॉन, आइसोटोन। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन। जैसे हिंदी में कुछ नहीं है नाम इनका, जैसे समबारिक है, समस्थानिक है, वैसे ही हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में ही नाम है इनका, आइसोटोन। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसलिए लिख लेना आइसोटोन, ठीक है? इसको हिंदी में लिखना है तो इसका एग्जाम्पल देखें अपन तो कौन सा हो जाएगा? हो रहा है क्या? 16 में से 8 के कितने बचे भाई? ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में अगर मैं क्या घटा दूं, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या घटा दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? न्यूट्रॉन मिलेगा। ये बात कर चुके हैं ना अपन पहले ही। ये वाली ये रही, यहाँ पर ये रहा A बराबर Z प्लस N। तो N का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या कैसे निकालोगे न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन चाहिए तो आप A में से क्या घटा दो साहब? Z घटा दो। A यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान संख्या। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। तो सेम ही तो काम करना है। यहाँ पर देखो 16 इसका क्या है? A तो है, और इसमें से क्या घटाना है? ये Z। तो 16 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे? 8। ऐसे ही यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन चाहिए मुझे तो ये A कितना है इसका? 14। 14 में से कितने घटा दो? 6। कितने बचे? 8। इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें भी कितने हैं? 8, और इसमें भी कितने हैं? 8। इसलिए दोनों कैसे हो गए? ये आइसोटोन। कैसे हो गए? आइसोटोन। लिख लो। हो गया? अब अगली हेडिंग लगाओ, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, ठीक है? अब देखिएगा, अब नाभिक में क्या है, कौन कौन रहते हैं? मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसका मतलब नाभिक का जो आयतन होता है वो नाभिक का आयतन किस पर डिपेंड करेगा साहब? न तो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करेगा, न ही न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। इनका सम्मिलित रूप या मिक्सर रूप क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। भाई प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती क्या है? परमाणु क्रमांक। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या ही तो होती है। अरे इनका सम्मिलित रूप क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब जो नाभिक का जो आयतन होता है वो किसके समानुपाती होगा सर? द्रव्यमान किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान संख्या के। तो V समानुपाती किसके हैं? A के। V यहाँ पर किसका है? नाभिक का आयतन। किसका आयतन? नाभिक का आयतन। यहाँ पर नाभिक के जो नाभिक का आकार गोलाकार होता है, इसलिए उसका आयतन एज ए हम स्पेयर के रूप में मान सकते हैं। और स्पेयर का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब।
समानुपाती किसके, ए के। तो यहां से ये जो है आपका कांस्टेंट ही है 4/, तो इसका मतलब आर क्यूब समानुपाती किसके, ए के। इसको इधर भेज दो तो आर समानुपाती किसके, ए की पावर 1/3। ये बहुत काम का रिलेशन है। यहां पर ध्यान ये रखना है अपने को इतना सा कि यहां पर ये जो त्रिज्या है ये परमाणु की त्रिज्या की बात नहीं हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, नाभिक की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। परमाणु की त्रिज्या में और नाभिक की त्रिज्या में फर्क होता है, मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन यहाँ पर आर है वो किसके समानुपाती है, ए की पावर 1/3 की। ए यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है ए, द्रव्यमान संख्या। पता है ना ये वाली बात, तो ठीक है। अगर आप जब भी समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लिखते हो तो क्या लिखते हो, साथ में एक है, अरे कांस्टेंट लिखते हो ना, स्थिरांक लिखते हो। तो यहां पर एक स्थिरांक हम क्या लिख देंगे, आर नोट। क्या लिख देंगे, आर नोट। और इस आर नोट की वैल्यू ही कितनी होती है, ये जो आर नोट है ना, त्रिज्या कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर, यानी 1.2 फर्मी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आर नोट का मान यहाँ पर कितना होता है, जो स्थिरांक है इसका मान ये होता है। लिख लो, पहले लिखो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ इसमें लिखो। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जगह घेरते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जगह घेरते हैं, अतः नाभिक का आयतन समानुपाती किसके, कुल न्यूक्लियनों की संख्या, कुल न्यूक्लियनों की संख्या। और इस कुल न्यूक्लियनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। लिख लो, अब छाप दो पूरा का पूरा, जो बोर्ड पे लिखा है वो, जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख लो पूरा का पूरा। हो गया। अब देखिएगा आप, ये आर नोट बेसिकली है क्या, 1.2 फर्मी क्या है, ये देखो। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ ना, हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस है उसकी त्रिज्या की, तो हाइड्रोजन के लिए ए कितना होता है, ए का मान एक ही होता है। तो वहां पर आर का मान कितना आएगा, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। तो ए का मान क्या होता है यहाँ पर, ए की पावर 1/3, ए की कितनी भी घात हो एक ही होगा। तो यहाँ पर आर का मान किसके बराबर आ गया, आर नोट का। इसका मतलब ये आर नोट जो आपने कांस्टेंट लिखा है वो कुछ ही नहीं, क्या है ये, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या, यही तो है भाई। हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या इतनी तो होती है, आर नोट के बराबर है। तो आर नोट को आपको वैसे भी ध्यान में रखना है कि आर नोट होता है क्या, आर नोट आपके, तो जितनी हाइड्रोजन नाभिक की न्यूक्लियस की जो रेडियस है वही आर नोट के बराबर है, 1.2 फर्मी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं अपन। z बराबर 18 और a बराबर है 40। तो आप मुझे इसकी नाभिक की त्रिज्या बता दो। नाभिक की क्या बात याद करो आप, त्रिज्या करो फटाफट, फॉर्मूला है आपके पास में, लिखो सवाल और करो आंसर निकालो।
फिजिक्स में जब भी आपको ऐसे मिले कि नाभिक की त्रिज्या, इसका मतलब उसने आपको कहीं ना कहीं द्रव्यमान संख्या के बारे में बात कर रहा है, और जब वो द्रव्यमान संख्या दे इसका मतलब वो नाभिक की त्रिज्या भी दे दी उसने। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में अगर वो नाभिक की त्रिज्या दे ना, तो समझ जाना नाभिक की त्रिज्या देने का मतलब उसने द्रव्यमान संख्या अपने को दे दी इनडायरेक्टली, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या के अंदर छुपा होता है द्रव्यमान संख्या। देखो मैं बताता हूँ, कर लो फटाफटी। R बराबर R नोट, R बराबर R नोट ए की पावर 1/3, ये अपने को फॉर्मूला पता है। तो R बराबर R नोट का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻15, सीधा लिख दूँ मैं। A का मान कितना है 40, तो 40 की घात 1/3, तो ये कितना हो गया 40 की पावर 1/3 कितना हो गया भैया, अपन जुगाड़ में मेथड से करते हैं। अपने को पता है 27 की घात 1/3 कितना होता है 3, और 64 की घात 1/3 कितना होता है, पता है ना, ये बात तो पता है ना, ठीक है। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं आने वाला है ना, 3 और 4 के बीच में कहीं आने वाला है। इसका मतलब आप क्या करो, भगवान का नाम लेके 3.5 रख दो, क्या दिक्कत है, लगभग आंसर आ जाएगा अपने पास में। 3.5 को फिर 1.2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है मेरी बात, कैलकुलेटर से करके देख लेना घर पे, तो भी 40 की पावर 1/3 जो आएगी ना, वो 3.4 ही आएगी। तो आप अपन एवरेज सोच सकते हैं इतना कि भाई 40 है, वो किसके 27 और 64 के बीच में, तो बीच में से कोई वैल्यू उठा लो 3.5 के आसपास ही। क्लियर है मेरी बात समझ में, ये अप्रोक्सीमेशन पे चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अपन सोल्व करने बैठेंगे तो वो तो आएगी ही नहीं। क्लियर है मेरी बात, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो इनका आंसर है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लिख लो फटाफट इसको। हो गया, नेक्स्ट सवाल लिखो। यूरेनियम 235 और हीलियम 2He4, इन दोनों के नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ आप। तो बताओ। हुआ, देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिएगा R बराबर क्या फॉर्मूला है, R नोट ए की पावर 1/, ये हमेशा काम करेगा साहब फॉर्मूला, ठीक है। R बराबर R नोट ए की पावर 1/3 है। अब देखो एक तो यूरेनियम है और एक क्या कौन सा है, हीलियम। तो R1 बराबर R नोट ए 1 की पावर 1/3, R नोट तो सेम रहेगा। R2 क्या हो गया, R नोट ए 2 की पावर 1/3, दोनों को अनुपात लेना है। अनुपात लोगे तो R नोट से R नोट कैंसिल, तो क्या बचा आपके R1 अनुपात R2 बराबर क्या आया, A1 अपॉन A2 का पावर 1/3। A1 कितना 235, तो 235, और A2 कितना है 4, पता है ना, ये अपने को साफ साफ लिखा है, इसकी पावर 1/3। तो R1 अपॉन R2 भाग देने पे क्या आएगा, पूरा पूरा तो जान ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वही अप्रोक्सीमेशन मेथड। 235 को 236 लिख दो, फिर कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है
18 बार जा रहा है क्या? 56 बार, सॉरी। 4 3 6 9 चौक 36, यही आ रहा है। 58 की पावर 1/3। 58 की पावर 1/3 का मतलब कितना? लगभग 3.8। ये आपके हो गया 3.8 या 3.9, कितना भी ले लो, बस ये आंसर आ गया। आगे बात समझ में? लिख लो फटाफट इसको। हो गया? अब एक सवाल आप खुद करो, मैं बोलता हूँ आप लिखो। लिखो। सवाल लिखो कि एक अज्ञात नाभिक की त्रिज्या और हीलियम नाभिक की त्रिज्या का अनुपात, और हीलियम नाभिक की त्रिज्या का अनुपात 14 की पावर 1/3 है। 14 की पावर 1/3 है। यदि अज्ञात नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि अज्ञात नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या 30 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 30 है, यदि अज्ञात नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या 30 है, तो अज्ञात नाभिक की पहचान करो। तो अज्ञात नाभिक की पहचान करो। करो फटाफट। आपके दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। देखो नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ। भाई आपको कहे कि एक अज्ञात नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन्स तो कितने हैं? 30, और जिनमें दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? पहले इसका लिखा है, अज्ञात नाभिक लिखा है ना, तो पहले अज्ञात नाभिक का अपन है ना, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 14 की पावर 1/3। तो ये तो लिख दो R1/R2। ये होता कितना है? R0। ये अपने को A इसका पता नहीं है, केवल n ही पता है, तो A की पावर 1/3। और ये R0, और ये दूसरे वाला कौन सा था? हीलियम। हीलियम का कितना होता है? 4 की पावर 1/3। और इन दोनों का अनुपात कितना है? 14 की पावर 1/3। तो काट दो, जो बचे उसको बचा दो, जो रहे उसको रख लो। ये कितना आया आपका? उसको मल्टीप्लाई कर दो। A की पावर 1/3, ये इधर 4 की पावर 1/3 और 14 की पावर 1/3, कितना हो गया ये? लास्ट में 28 आ रहा है। अभी देख लेते हैं। A की पावर 1/3 घातीय समान है कि कितना हो गया ये? 14 कितना हो गया? 56।
56 की पावर 1/3। तो अब यहाँ से भी a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो a का मान कितना आया 56। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या उसकी कितनी है, द्रव्यमान संख्या जो नाभिक है अपन ने निकाला उसकी द्रव्यमान संख्या a का मान कितना है 56। न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 दे रखी है ना। निकालना क्या है, Zd तो निकालना है, प्रोटॉन निकालते ही पता चल जाएगा कौन सा नाभिक है। तो A बराबर क्या होता है n Z प्लस एन, ये n प्लस जेड एक ही बात है, Z प्लस एन, Z का मान निकालना है तो क्या आएगा A माइनस एन, A का मान कितना है 56 और n का मान कितना है 30, तो कितना बचा 26, तो Z का मान कितना आ गया 26। इसका मतलब नीचे तो 26 होगा और ये कोई एलिमेंट होगा जिसके ऊपर कितना होगा 56, तो 26 पे कौन सा आता है Fe तो आता है। तो नाभिक कौन सा है, आयरन है, लिख लो। ठीक है, लिख लो आप आराम से।